बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आपके पास हाजिर हैं चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 4 लेकर। लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने कुछ करैक्टरिस्टिक्स स्टडी किए थे वायरसेस के, और अब हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं क्या कि हमारे एक वायरस की शेप किस तरह की हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, हमने इसके लिए एक पहले से ड्रॉ किया हुआ एक चार्ट जिसमें आप बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये किस तरह से बना हुआ है। तो आंसर इज, हमारे वायरसेस के नॉर्मली 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1, जैसे मैं पहले डिस्कस किया था, कोट। ये जाहिर है कि किसी वायरस का सबसे बाहर वाला हिस्सा होगा। जो मैंने अभी ड्रॉ किया आप लोगों के लिए, ये क्या है स्टूडेंट्स, से कोट। और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि डेफिनेटली ये किसका बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है। तो हम इसे बोलेंगे कि इट इज बेसिकली अ प्रोटीन कोट। अब जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए वो ये है कि जो प्रोटीन है वो छोटी छोटी प्लेट्स की फॉर्म में अरेंज होती है। उन छोटी छोटी प्लेट्स को हम लोग नाम देते हैं स्टूडेंट्स क्या, कैप्सोमियर्स। और वो कैप्सोमियर्स मिलके क्या बना लेते हैं, वायरस का हेड बनाते हैं। और उस पर्टिकुलर हेड को हम लोग क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, कैप्सिड। उसे हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, कैप्सिड। सो अगर आप लोगों के लिए मैं दोबारा से चीज को रिवाइज करूं तो क्या होगा कि वायरस के बाहर क्या प्रेजेंट है, एक कोट। और कोट किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इन द फॉर्म ऑफ अ हेड, जिसे हम नाम कह देते हैं कैप्सिड। और जो कैप्सिड है वो प्रोटीन की बनी हुई छोटी छोटी प्लेट्स के मिलने से बना है, जिन्हें हम लोग नाम देते हैं क्या, कैप्सोमियर्स। मियर का मतलब होता है यूनिट्स, यानी कि ऐसी यूनिट्स कि जिनके मिलने से वायरस का हेड बन जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, कैप्सोमियर्स। अब जो कैप्सोमियर्स का नंबर है वो वेरी करता है, बाद में ये कम होता है, बाद में ये ज्यादा होता है। और फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जो बुक में से ये नंबर फिगर याद कर लिया वो यही है कि जो हमारे स्मॉल वायरसेस है डेफिनेटली उस पे नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स कम होंगे। एग्जांपल उससे दी है कि अगर आप लोग हर्पीज वायरस की बात कर रहे हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स हैं वो 162 हैं। यहाँ पे सीएम से मुराद कैप्सोमियर्स हैं, सेंटीमीटर नहीं है। फिर जो मेरे बड़े वायरसेस है, कॉमन सेंस है कि उसके अंदर नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स ज्यादा होंगी। तो यहाँ पे 252 कैप्सोमियर्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, और उनके कंबाइन होने से मेरे पास क्या प्रोड्यूस हो गया, उसका एक बहुत बड़ा हेड, राइट। फिर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो इस पर्टिकुलर प्रोटीन कोट के कुछ और भी पार्ट्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम एक टिपिकल आइडियल वायरस की बात करें तो उसके यहाँ पे प्रेजेंट है मेरे पास एक नेक, राइट। बेसिकली ये पर्टिकुलर नेक एक लंबी सी ट्यूब है, राइट। और ये पर्टिकुलर ट्यूब इवेंचुअली जाके एक इंजेक्शन स्टाइल टिप के ऊपर खत्म हो जाती। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स नजर आती है हम लोगों को कि इसके बाहर एक कॉलर है यहाँ पे, समथिंग लाइक इट, और एक कॉलर है यहाँ पे, राइट। इस पर्टिकुलर कॉलर के ऊपर आप लोगों को नजर आती है एक और ट्यूब चढ़ी हुई। आप लोगों को इस इमेज में भी नजर आ रही है, लेकिन मैं यहाँ पे ड्रॉ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जब हम नेक्स्ट लेक्चर में लाइफ साइकिल ऑफ फेज वायरस को डिस्कस करें तो तब आप लोगों को पता चले कि कौन कौन सा जो पार्ट है वायरस का वो कौन कौन सा रोल प्ले कर रहा है। तो हर चीज से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया। तो हर चीज की कोई ना कोई लॉजिक है, हिकमत है, दानाई है। तो यहाँ पे ये जो कॉलर है जो अपने यहाँ पे बाहर छाई हुई, इसकी अपने एक लॉजिक है जिसको हम लाइफ साइकिल में डिस्कस करेंगे। फिर स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अटैच होती हैं इनकी लेग्स। यू कैन सी इन दिस एनिमेशन कि आप लोगों को ये लेग नजर आ रही है, और लेग्स का नंबर वेरी कर सकता है स्पीशीज टू स्पीशीज ऑफ द वायरस। और इन्हीं पर्टिकुलर जो लेग्स हैं उनको हम एक नाम और देते हैं। वो नाम स्टूडेंट्स क्या होता है, रिसेप्टर्स। ये जब हम एड्स पढ़ेंगे तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा
कि मैंने उस पर्टिकुलर लेक्चर में रिसेप्टर को इतनी फोकस करके, इतना सुपर इम्पोज करके क्यों पढ़ाया था। सो यहाँ पे बार आप याद रखिए कि इन्हें हम रिसेप्टर्स बोलते हैं, और ये रिसेप्टर्स बेसिकली इस पर्टिकुलर वायरस को अपने होस्ट सेल के साथ अटैच करने में हेल्प कर रहे हैं। सो नेवर मिस दिस कॉन्सेप्ट कि ये जो इसकी टेल है या जो उसके फीट है, ये बेसिकली उसके रिसेप्टर्स हैं जो इस पर्टिकुलर वायरस को हमारे सेल के रिसेप्टर से शेक हैंड करने में हेल्प करेगी। अगर ये रिसेप्टर हमारे सेल्स के रिसेप्टर से कोइंसाइड करते हों, मिलते हों, तो ये वायरस हमारे सेल्स के साथ चिपक सकते हैं, तो ही वो हमारे सेल्स को इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। अगर ये रिसेप्टर हमारे सेल के रिसेप्टर से मिलते जुलते नहीं हैं, तो फिर ये वायरसेस हमें इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकते। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो अहम बात है वो ये है कि इस पूरी ट्यूब के अंदर से हम लोग इसके दूसरे पार्ट यानी कोर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम द हेड टू द सेल ऑफ द होस्ट, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या प्रेजेंट था स्टूडेंट्स, डीएनए और आरएनए यहाँ पे। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम इस पर्टिकुलर ट्यूब के थ्रू होस्ट सेल में इंजेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये हुई कुछ बातें रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट वायरसेस। अब हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे, मीन टू से कोर की। और अगर मैं इस कोर की बात करूं तो इसमें जाहिर है इसका हेरिडिटरी मटेरियल शामिल है, मीन इसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस प्रेजेंट है। और जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हमें यह पता चला कि या तो ये डीएनए हो सकता है और या फिर ये आरएनए हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेवर बोथ, ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती। यस, अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं, अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, मैं एनिमल्स की बात करूं, तो इन सब में ये दोनों चीजें होती है, डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। लेकिन इन केस ऑफ वायरसेस यहां पे या तो डीएनए होगा और या फिर मैं आप लोगों के लिए यहां पे एक और चीज लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, वो ये है या, राइट। या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। और इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो डीएनए है ये डिफरेंट वायरसेस में सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। एंड नेवर कंफ्यूज योरसेल्फ, यहाँ पे आरएनए भी डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। यानी कि ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट भी कर सकता है और इस फॉर्म में एग्जिस्ट भी कर सकता है। ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट भी कर सकता है और ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट भी कर सकता है। तो ये डिफरेंट वेज में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। फिर इसके बाद जो एक और कॉन्सेप्ट आपकी बुक में गिवन है वो ये है स्टूडेंट्स कि बहुत से जो वायरसेस हैं दे आर वेरी वेरी क्लेवर, बड़े क्लेवर होते हैं। वो करते क्या हैं कि वो मेरी बॉडी में जाने के बाद मेरी सेल मेम्ब्रेन को अपने गिर्द लपेट लेते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि अगर कोई पाकिस्तान आर्मी का बंदा इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहन ले तो जाहिर है इंडियन आर्मी उसको थोड़ी मुश्किल से पहचानेगी। सिमिलर एंड वाइस वर्सा। तो सेम इज द केस हियर, अगर ये वाला वायरस मेरी बॉडी में जाने के बाद मेरी सेल मेम्ब्रेन को अपने गिर्द लपेट सकता हो तो मैं इसे एनवेलप्ड वायरस बोलता हूँ। लेकिन अगर ऐसा ना कर सकता हो तो ये एक नेकेड वायरस कहलाएगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और उस नेक्स्ट टॉपिक का नाम है शेप्स ऑफ द वायरसेस। वायरसेस के स्टूडेंट्स मेरे पास दो टाइप्स हैं। हमने अब आप लोगों की बुक के मुताबिक अपने लेक्चर को मॉडिफाई किया है। तो वायरसेस की आपने दो डिफरेंट स्टाइल्स में शेप को अंडरस्टैंड करना है। नंबर वन इज कि बैक्टीरियोफेजेस, मीन वो वाले वायरस जो बैक्टीरिया को डिजीज कॉज करते हैं, वो किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो आंसर इज दे मे बी क्यूबिकल और दे मे बी हेलिकल। आपको पता है हेलिकल का मतलब स्प्रिंग नुमा होंगे, क्यूबिकल का मतलब ये है कि उनकी तमाम साइड्स इक्वल होंगी। ये सारी चीजें हमने आप लोगों के लिए इमेज में, एनिमेशन में रखी हुई हैं। फिर अगर आप लोग आम वायरसेस की बात करो, मीन बैक्टीरिया के वायरस की बात करो, या प्लांट वायरसेस की बात कर लो, या एनिमल वायरसेस की बात कर लो, उससे हम डिस्कस करेंगे नॉर्मली के केस में। इसमें आप देख सकते हैं, ये सब हमने आपको दिखाएंगे भी एनिमेशन में भी, कि ये मुख्तलिफ टाइप्स के वायरसेस होते हैं। रॉड शेप हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है, पॉलीहेड्रल का मतलब है उसके मुख्तलिफ, वही बात है, फेसेस, साइड्स हो सकती हैं, ये स्पाइरल हो सकता है, ये रेप्डो हो सकता है, बीन सिलेंड्रिकल टाइप हो सकता है, टेडपोल लाइक हो सकता है, ये टेल्ड पॉलीहेड्रल हो सकता है।
अब हम इस सारी बातों को कंक्लूड यूँ कर रहे हैं कि आप किसी भी पॉसिबल शेप को माइंड में लेके आएं और उसके बाद उसे आप इस किंगडम ऑफ वायरसेस में फाइंड करें तो यू विल हैव इट. सो देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ वायरसेस इन द वर्ल्ड. राइट स्टूडेंट्स, फिर हम चलते हैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ. वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोगों का क्या ख्याल है कि व्हाट इज द पॉसिबल साइज ऑफ द वायरस. तो आंसर मेरे पास स्टूडेंट्स ये है कि वायरसेस आर 10 to 100 times smaller than बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया से 10 to 100 टाइम छोटे होते हैं, और जबकि जो मेरे पास एक बैक्टीरियम है ये जाहिर है इससे 10 to 100 टाइम बड़ा होगा. दैट्स वाई कि जो बैक्टीरियम है वो फिल्टर पेपर में से नहीं गुजरते, और वायरसेस 10 to 100 टाइम छोटे होने की वजह से फिल्टर पेपर में से गुजर जाते हैं. इस साइज को क्या आप इस ऊपर वाली स्टेटमेंट से रिलेट कर सकते हैं? तो आंसर इज यस. यानी कि मैं आपसे पूछने वाला हूं कि आप लोगों का क्या ख्याल है कि इस कुर्रा अर्ज पे सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म वायरसेस हैं? तो आंसर इज नो. हमारी रिसर्च ये बताती है कि एक और क्रिएशन भी है दुनिया में जो वायरसेस से भी छोटी है. उसका नाम होता है स्टूडेंट्स प्रियॉन्स. बालोग इसे प्रायॉन्स भी बोलते हैं, वट एवर यू वांट टू प्रोनाउंस. राइट. ट्रीटमेंट ऑफ द वायरल डिजीजेस. ट्रीटमेंट ऑफ वायरल डिजीजेस. आमतौर पे आपने देखा कि डॉक्टर्स वायरल डिसऑर्डर्स में भी आप लोगों को एंटीबायोटिक दे देते, लेकिन मैं ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के माइंड में इनकलकेट करना चाह रहा हूं कि वायरसेस और वायरल डिसऑर्डर्स कैन नॉट बी क्योर्ड और ट्रीटेड यूजिंग एंटीबायोटिक्स. मैं जब टर्म यूज करता हूं एंटीबायोटिक, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि ये मेरे पास ऐसी ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल ग्रोथ को अरेस्ट कर सकती है, उसे मजीद बढ़ने से रोक सकती है. सो व्हेनेवर वी से एंटीबायोटिक, तो इसके रेफरेंस से आपके माइंड में जो वर्ड आना चाहिए वो क्या है? एंटी बैक्टीरियल. राइट. तो इसी पर्पस के लिए स्टूडेंट्स हम ये कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक से हम लोग वायरल डिजीजेस को क्योर नहीं कर सकते. तो फिर सवाल ये प्रोड्यूस हो रहा है कि 5 साल 7 साल पढ़ने के बाद डॉक्टर्स फिर हमें वायरल डिजीजेस में एंटीबायोटिक दे रहे हैं. इसके पीछे क्या लॉजिक या दानाई है? तो इसका सिंपल सा रीजन स्टूडेंट्स ये है कि इन केस ऑफ वायरल डिसऑर्डर योर इम्यून सिस्टम इज ऑलरेडी एट वेरी लोअर वैल्यू. जब आपका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी अफेक्टेड है और इम्पेयर्ड है, जितना उसको काम करना चाहिए उतना काम नहीं कर पा रहा, तो देयर इज अ चांस ऑफ व्हाट? सेकेंडरी इन्फेक्शन. एक सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है. तो डॉक्टर्स आप लोगों को सेव करने के लिए एक सप्लीमेंट के तौर पे, एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे आप लोगों को एंटीबायोटिक दे रहे होते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स. अगेन मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के साथ, हमेशा आपको बोलता हूँ कि नेवर मिस द ईयर्स. और आपको पता है कि किसी भी साइंटिस्ट का नाम और जो ईयर है वो हम आप लोगों से जाहिर है MCAT में, और फिर इसके अलावा लाहौर बोर्ड का जो 22 एग्जामिनेशन है उसमें भी आप लोगों से पूछ सकते हैं. सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ दीज वैल्यूज एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट, एंड रिमेंबर वी शुड नेवर फॉरगेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर forefathers to be here at this stage of knowledge. Take very good care of yourself. Thank you very much.